नमस्कार दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज़ डायफ्राम। आज हम बात करेंगे डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कितनी ओपनिंग्स होती है, क्या क्या चीज़ इसको पंचर करके या पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ जाती है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये किसका ओरिजिन क्या है और इसका इंसर्शन पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायफ्राम क्या चीज़ है। तो जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें इस मॉडल के अंदर कि दिस पोर्शन, दिस डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर, दिस डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायफ्राम। ये डोम शेप जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है, डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। डोम का मतलब आप मेले गए होंगे तो मेले में वो बड़े बड़े डोम शेप लगते हैं, कैनवास लगता है, वो क्या है, डोम शेप। उसको शेप कैसा होता है, डोम शेप। तो ये क्या है, डायफ्राम भी एक डोम शेप मस्कुलोटेंडिनस स्ट्रक्चर है। अब बात आती है, अगर इस मॉडल में और क्लियरली विजिबल होगा आपको, देखें कि ये क्या है, आपका डोम शेप डायफ्राम है। क्या है, डोम शेप डायफ्राम है। तो इसकी शेप कैसी होती है, डोम शेप होती है। कैसी होती है इसकी शेप, डोम शेप होती है। अब देखें कि जो डायफ्राम है वो एक मस्कुलो एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर है। ये विजिबल है, मस्कुलो एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को विच सेपरेट्स thoracic cavity with abdominal cavity कि मतलब ये एक मस्कुलो एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। देखें कि ये लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, लंग्स के नीचे क्या है, डायफ्राम। तो लंग्स किसके अंदर होता है, थोरेसिक केज के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट होता है लंग्स। और इसके नीचे क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी। क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम के नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, इस मॉडल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो डायफ्राम के ऊपर अभी आपने देखा कि लंग्स था, लेकिन डायफ्राम के राइट साइड में नीचे क्या होगा, लीवर प्रेजेंट होगा, और लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, स्टमक प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गई बात। अब सवाल आता है कि ये मस्कुलो एपोन्यूरोटिक क्या चीज़ है, मस्कुलो एपोन्यूरोटिक क्या है। केवल मस्कुलर स्ट्रक्चर भी तो लिख सकते थे इसको, पर अपन ने क्या बोला कि ये एक मस्कुलो एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं कि ये एपोन्यूरोसिस होता है। आप में से किसी को पता है एपोन्यूरोसिस क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखें कि 3 बेसिक टर्म्स होती है इसके अंदर। देखें, एक तो होता है टेंडन। टेंडन वो फाइबर्स होते हैं विच कनेक्ट्स बोन टू मसल, विच कनेक्ट्स बोन टू मसल। जैसे कि ये एक बोन है, ये एक बोन है, ठीक है, और ये इसकी मसल है। लेकिन क्या मसल डायरेक्टली अटैच है? नहीं। तो मसल किसके थ्रू अटैच है, मसल किसके थ्रू अटैच होगी, टेंडन के थ्रू। किसके थ्रू अटैच होगी, डायरेक्टली अटैच नहीं होगी, किसके थ्रू अटैच होगी, टेंडन के थ्रू। तो वो फाइबर्स जो मसल को बोन से क्या करे, ज्वाइन करे, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, टेंडन। ये चीज क्लियर हुई। अब सुनो, दूसरी टर्म होती है लिगामेंट। लिगामेंट क्या, कि वो फाइबर्स जो बोन्स को बोन से कनेक्ट करे, वो क्या होगा,
लिगामेंट। अब सवाल आता है कि ये एपोन्यूरोसिस क्या चीज़ है। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एपोन्यूरोसिस वो टेंडन है जो कि फ्लैट है, मतलब टेंडन है, मतलब कि भाई एपोन्यूरोसिस ये है कि बोन को मसल से ज्वाइन करती होगी, लेकिन कैसी है, फ्लैट है। फ्लैट फाइब्रस शीथ विच इज वाइड। कनेक्ट का काम क्या है, एपोन्यूरोसिस भी बोन को मसल से कनेक्ट करती है, लेकिन ये क्या है, एपोन्यूरोसिस भी बोन को मसल से कनेक्ट करती है, लेकिन कैसी है, फ्लैट है। कैसी है, फ्लैट है। और जबकि टेंडन कैसा था, कॉर्ड लाइक। टेंडन कैसा था, कॉर्ड लाइक। कॉर्ड लाइक या रोप लाइक बोल सकते हो, रोप लाइक मतलब रस्सी नुमा था। कैसा था, रस्सी नुमा। अब बात क्या कर रहा हूं मैं, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस भी क्या है कि टेंडन भी वही काम कर रही है बोन को मसल से जोड़ने का, और एपोन्यूरोसिस भी वही काम कर रही है बोन को मसल से जोड़ने का, लेकिन एपोन्यूरोसिस क्या है, फ्लैट है। क्या है, तुम इधर आ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि यदि टेंडन ऐसा होगा तो एपोन्यूरोसिस कैसा होगा, ऐसा होगा। टेंडन यदि रॉड लाइक होगा तो एपोन्यूरोसिस कैसा होगा, फ्लैट होगा, वाइड होगा। फ्लैट होगा और वाइड होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डायफ्राम इज एन एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स द thoracic cavity from abdominal cavity। तो मस्कुलो एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर है। अब देखो मतलब इसका कि देखो कि आपको दिख रहा होगा, ये देखो डायग्राम इसके अंदर, मॉडल के अंदर, कि ये देखो ये मस्कुलर है, ब्राउन कलर से क्या है, ये विजिबल है, ये क्या है, मस्कुलर है, लेकिन बीच में देखो वाइट हो गया। यहां भी तो यहाँ मसल्स हो सकती थी ना, लेकिन यहां नहीं है, वाइटिश हो गया है। कैसा हो गया, वाइटिश हो गया। तो ये क्या है, एपोन्यूरोसिस है। क्या है, एपोन्यूरोसिस है। क्या है, एपोन्यूरोसिस है। तो ये क्या है, एक मस्कुलो एपोन्यूरोटिक फाइबर है। इसमें और अच्छे से आपको विजिबल होगा कि देखें इस मॉडल के अंदर मैं बताऊं तो देखें ये पूरा का पूरा ये डायफ्राम जो है, ये देखो ये पूरा क्या है, मस्कुलर है। क्या है, मस्कुलर है, लेकिन बीच में देखो ये वाइट है, वाइटिश है। ये यहाँ पे मसल्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एपोन्यूरोसिस। क्या है, एपोन्यूरोसिस। क्या है, एपोन्यूरोसिस। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई डायफ्राम, कि डायफ्राम एक मस्कुलो एपोन्यूरोटिक शीथ है, एक स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। इज दैट क्लियर। चलूँ आगे। अब जो ये वाइटिश मैंने आपको एपोन्यूरोसिस बताया, दोबारा देखो कि ये वाइटिश मैंने आपको एपोन्यूरोसिस बताया, इसको मैं क्या कह रहा हूं, सेंट्रल टेंडन। क्या कह रहा हूं इसको मैं, सेंट्रल टेंडन। देखो ये पूरा का पूरा मस्कुलर है, इस डायग्राम के थ्रू देखो आप, ये पूरा का पूरा मस्कुलर है। कैसा है, मस्कुलर है, लेकिन बीच में देखो वाइटिश है। ये वाइटिश है, वाइटिश है ना। तो ये क्या होगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, वाइटिश सी चीज को एपोन्यूरोसिस बोल रहा हूं, और इस एपोन्यूरोसिस का नाम क्या होगा, सेंट्रल टेंडन। क्या होगा, सेंट्रल टेंडन। क्या होगा, सेंट्रल टेंडन। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई कि डायफ्राम क्या है, कि डायफ्राम इज ए मस्कुलो एपोन्यूरोटिक शीथ विच सेपरेट्स द thoracic cavity from the abdominal cavity. Is that clear? Now और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं डायफ्राम के, कि क्या क्या पॉइंट्स अपन डायफ्राम की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं लिख चुका था, इट इज एन एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर
ये एपोन्यूरोटिक शीथ, मस्कुलो एपोन्यूरोटिक, नॉट एपोन्यूरोटिक, मस्कुलो मसल्स भी है और एपोन्यूरोसिस दोनों है डायफ्राम के अंदर। तो मस्कुलो एपोन्यूरोटिक शीथ विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर हो गई बात? अब देखो सम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स puncture the diaphragm or pass behind it। ये अपन अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं डायफ्राम का, कि डायफ्राम को पहले अपन समझ रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि डायफ्राम एक्चुअली है क्या, फिर उसके प्रॉपर्टीज में आगे बताऊंगा। ठीक है, कि डायफ्राम के अंदर कुछ ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डायफ्राम को पंचर करते हैं, और या तो पंचर करेंगे, पंचर करके ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। जो एब्डोमिनल, जो थोरेसिक कैविटी का जो कंटेंट है वो या तो एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, और या फिर एब्डोमिनल कैविटी का कोई कंटेंट होगा वो उसको पंचर करके थोरेसिक कैविटी में जाएगा। या तो कोई थोरेसिक कैविटी का कंटेंट डायफ्राम को पंचर करके एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, और या कोई एब्डोमिनल कैविटी का कंटेंट डायफ्राम को पंचर करके थोरेसिक कैविटी में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो सम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या तो पंचर करेंगे, पंचर द डायफ्राम, और पास बिहाइंड इट, या तो उसको पंचर करके जा रहे हैं या फिर उसके पास, उसके पीछे से निकल रहे हैं। अब देखें कि वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। तो देखो इस मॉडल के अंदर दोबारा से देखते हैं कि ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? इंफीरियर वेना कैवा। तो डायफ्राम को पंचर करके आ रहा है, देखो डायफ्राम को पंचर करके आ रहा है, कर रहा है। ये देखो एक पंचर और है यहाँ पे, ये देखो इसमें विजिबल है। ये क्या है? देखो सभी देखो, ये क्या है? ईसोफेगस। तो एक चीज क्या है, एक पंचर किसमें हो रहा है? इंफीरियर वीना कावा का पंचर, और एक पंचर क्या है? ईसोफेगस का पंचर, मतलब उसको पेनिट्रेट करके बाहर की ओर निकल रहा है। इंफीरियर वीना कावा तो नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में जा रही है। लेकिन जो ईसोफेगस है, ये देखो जो ईसोफेगस है वो क्या कर रहा है कि थोरेसिक कैविटी से डायफ्राम के थ्रू पंचर होके नीचे की ओर एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर रहा है। लेकिन एक चीज और है, देखो ये क्या है? ये है ऑर्टा। क्या है? क्या है? ऑर्टा। देखो ये पंचर नहीं कर रहा डायफ्राम को, डायफ्राम को पंचर नहीं कर रहा, डायफ्राम के पीछे से निकल रहा है। ये डायफ्राम के पीछे से निकल रहा है, डायफ्राम को पंचर नहीं कर रहा। दोबारा देखो ये क्या है? ऑर्टा। डायफ्राम को पंचर नहीं कर रहा है। डायफ्राम देखो, ये मसल्स है डायफ्राम की, ये मसल्स है, लेकिन ये मसल्स के पीछे है, ये डायफ्राम को पंचर करके नहीं आ रहा। पास बिहाइंड इट, ऑर्टा पास बिहाइंड इट। समझ में आई ये बात? तीन चीजें जो मेजर इसके अंदर जो अपेचर्स हैं, अपेचर्स का मतलब ओपनिंग्स, जो मेजर ओपनिंग्स हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ढंग से आपको नहीं समझा रहा, मैं ओनली क्या बता रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन विजुअलाइज करवा रहा हूँ मैं आपको कि डायफ्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो मेजर ओपनिंग्स क्या होगी? इंफीरियर वीना कैवा होगा, ऑर्टा होगा, और ईसोफेगस होगा। ईसोफेगस होगा, देखें ये देखो, ये क्या है? ईसोफेगस है। और ये यहाँ मैंने बताया था कि ये क्या है? थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या सेपरेट करता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम कैसा होगा? ऐसे होगा, डोम शेप होगा। तो डायफ्राम के राइट के नीचे क्या है? राइट साइड में क्या है? लीवर, और लेफ्ट साइड में क्या है? स्टमक। लेकिन स्टमक के से क्या अटैच है? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का जो पंचर होगा वो किस में होगा? डायफ्राम में होगा, डायफ्राम में होगा। ठीक है, तो डायफ्राम में कितने पंचर्स हो रहे हैं? 2। और डायफ्राम के पीछे कौन सा पंचर हो रहा है? एक, वो किसका है? ऑर्टा का। और डायफ्राम में कितने पंचर है? मेजर पंचर्स, मेजर अपेचर्स बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? मेजर अपेचर्स। कितने हैं? 2। कौन कौन से? इंफीरियर वीना कैवा का और ईसोफेगस का।
और डायफ्राम के पीछे क्या है? ऑर्टा। क्लियर हो गई बात? चलो आगे। अब हम बात करते हैं, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दोबारा मैं इसको ढंग से समझाऊंगा कि एक तो वीना केवल ओपनिंग, वीना केवल फोरामेन, वीना केवल फोरामेन। नेक्स्ट पंक्चर क्या है? नेक्स्ट क्या है बताओ? ईसोफेज, ईसोफेजियल हाइटस। क्या बोलते हैं इसको? इस जगह को क्या बोलेंगे जिस जगह पे पंचर हो रहा है? उस पंचर को क्या बोलेंगे अपन? हाइटस। क्या बोलेंगे? ईसोफेजियल हाइटस। और तीसरा जो पंचर है उसको क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्टिक हाइटस, ऑर्टिक हाइटस, ऑर्टिक हाइटस। अच्छा, जब वीना केवल और ईसोफेजियल हाइटस होता है, वीना केवल फोरामेन और ईसोफेजियल हाइटस होता है, ये तो डायफ्राम के अंदर होता है। ये पंचर्स क्या होंगे? दोनों डायफ्राम के अंदर होंगे। लेकिन जो ये ऑर्टिक हाइटस होगा ये डायफ्राम के पीछे होगा, पंचर नहीं कर रहा डायफ्राम, डायफ्राम के पीछे। तो इसकी नेचर कैसे होगी? ओशियो एपोन्यूरोटिक, ओशियो एपोन्यूरोटिक। कहने का मतलब, ओशियो का क्या मतलब है कि इसके पीछे क्या है? लंबर वर्टिब्रा। पीछे क्या है? वर्टिब्रा है ना। तो वर्टिब्रा, जैसे ये पीछे वर्टिब्रा है, इस वर्टिब्रा के आगे क्या है? ओर्टा, और इसके ऊपर क्या है? इस तरीके से डायफ्राम, यूं है डायफ्राम। लेकिन डायफ्राम को पंचर नहीं कर रहा, डायफ्राम के पीछे से, लेकिन वर्टिब्रा के आगे से। डायफ्राम के पीछे से लेकिन वर्टिब्रा के आगे से। डायफ्राम को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, डायफ्राम को पंचर नहीं कर रहा। किसको पंचर कर रहा है? पंचर ही नहीं कर रहा है, डायफ्राम के पीछे से निकल रहा है, एक स्ट्रक्चर है। समझ में आई बात? तो ये इसकी नेचर कैसी होगी? ओशियो एपोन्यूरोटिक। ओशियो से रिलेटेड क्या है? बोन, और एपोन्यूरोसिस मतलब डायफ्राम कैसी स्ट्रक्चर है? एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी नेचर कैसी होगी? ऑर्टिक हाइटस की कैसी होगी इसकी नेचर? ओशियो एपोन्यूरोटिक। समझ में आई बात? चलो आगे। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की, ओरिजिन की, इंसर्शन की। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायफ्राम का ओरिजिन, कि ओरिजिन कहां से होता है, इंसर्शन कि इंसर्ट कहां जाके होती है, अपर्चर्स ऑफ डायफ्राम कि कौन कौन सी ओपनिंग्स, अपर्चर्स का मतलब होता है ओपनिंग्स, क्या होता है ओपनिंग्स, कौन कौन सी होती है। समझ में आई बात? और इसके ब्लड सप्लाई के बारे में, फिर इसकी वीनस ड्रेनेज, एंड लास्टली इसकी नर्व सप्लाई और एक्शंस के बारे में, नर्व सप्लाई और एक्शंस के बारे में, कि क्या क्या फंक्शन इस डायफ्राम का होता है। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अब हम बात करें इसकी ओरिजिन की। किसकी? ओरिजिन की। तो देखें, अच्छा, ओरिजिन बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ और बता देता हूँ डायफ्राम के बारे में, कि कुछ कॉमन चीज़ें क्या होगी डायफ्राम में, कि जो राइट डोम होगा डायफ्राम का, जैसे डायफ्राम है ये, ठीक है, जो राइट डोम होगा डायफ्राम का, ये वाला डोम, वो राइट डोम जो होगा डायफ्राम का,
वो थोड़ा सा कैसा होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड स्लाइटली, कैसा होगा, स्लाइटली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ होगा। और जो लेफ्ट डोम होगा वो कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, स्लाइटली डाउन। ठीक है, अब वो क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया क्या कि डायफ्राम के राइट साइड में क्या होता है, नीचे लीवर, क्या होता है, लीवर। तो लीवर क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ पुश करता है, लीवर क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ पुश करता है। इसलिए राइट डोम जो होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली अपवर्ड्स होता है, और जबकि लेफ्ट डोम होगा वो कैसा होगा, स्लाइटली डाउनवर्ड्स। तो अब सवाल आता है कि लेफ्ट डोम है वो डाउनवर्ड्स क्यों है, वो नीचे की तरफ झुका हुआ क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट अबव क्या होता है, इसके जस्ट अबव क्या होगा, इसके जस्ट अबव होता है क्या, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के प्रेशर की वजह से जो डोम, लेफ्ट डोम होगा, हार्ट के प्रेशर की वजह से जो लेफ्ट डोम होगा वो कैसा होगा, नीचे की ओर झुका हुआ होगा। इसके मॉडल के थ्रू मैं दिखाऊं आपको कि देखो कि ये क्या है आपका हार्ट, और हार्ट ये क्या है, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। तो हार्ट के नीचे क्या है, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। तो लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम कैसा होगा, नीचे की ओर झुका हुआ होगा। और जबकि राइट डोम ऑफ डायफ्राम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इंफीरियर रिलेशन में लीवर प्रेजेंट होता है। तो लीवर के अपवर्ड एक्सटेंशन की वजह से क्या होगा, जो राइट डोम होगा वो कैसा होगा, वो अपवर्ड एक्सटेंशन उसका होगा। समझ में आ गई बात ये। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, जो ये डोम है, ये डोम है, ये डोम जहां पे पीक मुड़ेगा, मतलब इसकी पीक क्या होगी, ये क्या होगी, इसकी पीक क्या होगी, इसकी इसकी पीक क्या होगी, ये वाला पॉइंट। तो मैक्सिमम जहां पे वो आर्च बनाएगा, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी जहां बनाएगा, मतलब जहां मैक्सिमम, जैसे मेरा हाथ है, ये मैक्सिमम कहां मुड़ रहा है, इस जगह पे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलेंगे हम क्यूपोली। क्या बोलेंगे, क्यूपोली। क्या बोलेंगे, लिख लो इसको, कि मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी जो है, जहां पे डायफ्राम की मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी हो रही है, कॉन्वेक्सिटी मतलब डायफ्राम जहां पे मुड़ रहा है, पीक मुड़ रहा है, मतलब सबसे ऊंचा जिस जगह पे जा रहा है, उस जगह को क्या बोल रहा हूं मैं, क्यूपोली। क्या बोल रहा हूं, CUPOLAE, क्यूपोली। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो आगे। चले, अब देखें क्लियर। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि इसके इंफीरियर रिलेशन में क्या होता है, लीवर, इसके जस्ट इंफीरियर रिलेशन में क्या होगा, स्टमक। क्या होगा, स्टमक। दोबारा से इस मॉडल में देखें कि राइट डोम ऑफ डायफ्राम के, जैसे ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम होगा, तो इस राइट साइड के रिलेशन में क्या होगा, राइट इंफीरियर रिलेशन में लीवर, और लेफ्ट इंफीरियर रिलेशन में क्या होगा, फंडस ऑफ द स्टमक। क्या होगा, फंडस ऑफ द स्टमक। ये चीज समझ में आई। अब देखें क्या कि हम बात करें इसके ओरिजिन की। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन्स की, कि इसका ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ से ये शुरू होती है मसल। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, कि कहाँ से ये मसल शुरू होती है। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा जो पार्ट है वो है कोस्टल पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है वो है
लंबर पार्ट, लंबर पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, कोस्टल पार्ट और लंबर पार्ट। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में, देखो इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। मैं इस डायफ्राम को, डायफ्राम नॉर्मली यूं होता है, नॉर्मली यूं है डायफ्राम, मैंने क्या कर दिया, इसको यूं कर दिया, तो मैं इसको यूं करके देख रहा हूं, मैं इसको नीचे से देख रहा हूं इस तरीके से, तो डायफ्राम मुझे कैसा दिखेगा। जब मैं नीचे से दिखूंगा तो यहाँ पे क्या होती है मेरी स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे क्या है, जिफॉइड प्रोसेस, क्या है, जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, क्या है, जिफॉइड प्रोसेस है ना। तो पहला जो मसल फाइबर्स का जो ओरिजिन होगा, देखो यहाँ से ही मसल फाइबर्स निकल रही है, ये ब्राउन कलर से मैंने यहाँ पे मार्क की है, देखो ये मसल फाइबर्स निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, आया ना। तो ये मसल जो डायफ्राम की पहली जहां से ओरिजिन हो रही है, जहां से इन मसल फाइबर्स का पहला ओरिजिन हो रहा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल पार्ट से। मतलब कि जो जिफॉइड प्रोसेस है आपका, जिफॉइड प्रोसेस आप सभी जानते हैं, तो जिफॉइड प्रोसेस से क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन हो रहा है। और जो जिस जगह से जिफॉइड प्रोसेस से उसका ओरिजिन हो रहा है, तो उस पार्ट को क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल पार्ट। कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट। कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट। वेरी गुड। अब हम बात करें कोस्टल पार्ट की। अच्छा मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस, क्या जिफॉइड प्रोसेस, क्या, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स ओरिजिनेट, नोट इट डाउन कि मसल फाइबर्स originate from the जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, यहां से ये मसल फाइबर्स, देखो ये जिफॉइड प्रोसेस है, यहां से ये मसल फाइबर्स क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात, सभी के समझ में आई ये बात। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, क्या बात करूं कि नेक्स्ट ओरिजिन कहां से हो रहा है इसका, कि नेक्स्ट ओरिजिन कहां से हो रहा है। Here is the chalk. तो देखें सेकंड पार्ट क्या है, कोस्टल पार्ट, कोस्टल पार्ट, कि कोस्टल पार्ट से कहां इसका ओरिजिन हो रहा है। तो देखें ये क्या है, रिब्स, ये क्या है आपकी रिब्स, क्या है रिब्स, ये साइड में क्या है आपकी रिब्स। तो कौन कौन सी रिब्स से ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम की जो मसल्स होती है वो कौन कौन सी रिब्स से कनेक्ट होती है। ठीक है, कौन कौन सी रिब्स से डायफ्राम की जो मसल्स होती है वो कौन कौन सी रिब्स से कनेक्ट होती है, ये क्या डिफाइन करेगा कि कोस्टल पार्ट या कोस्टल ओरिजिन, कि कोस्टल ओरिजिन क्या है इसका। तो कोस्टल ओरिजिन कौन कौन सा है यहाँ पे, तो देखें 7th 8th 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज, की तो कोस्टल कार्टिलेज, और 10th 11th और 12th क्या, रिब्स। 7th 8th 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज और 10th 11th 12th की क्या, रिब्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि 7th 8th 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज और 10th 11th 12th की रिब्स से अटैच होगा। तो मैं इसको मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं यदि, तो देखें कि ये आपका रिब केज है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिब, ये सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज, सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज एंड सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज। तो डायफ्राम होगा, डायफ्राम का जो एंटीरियर वाला भाग होगा वो कैसे होगा, देखें ये क्या है डायफ्राम, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है डायफ्राम। तो सेवंथ
कौन सी कोस्टल कार्टिलेज से? 7th कोस्टल कार्टिलेज से। इस तरीके से 7th 8th और 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होगा डायफ्राम। देखो मतलब इसके नीचे, इसके अंदर क्या है, सपोज कीजिए कि डायफ्राम है, मैं ये हालांकि लंग्स है लेकिन मैं इसको डायफ्राम के तौर पे यूज ले रहा हूँ। तो सपोज करो क्या है कि ये डायफ्राम है, ठीक है। तो ये डायफ्राम कैसे अटैच होगा? देखें कि 7th 8th और 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होगा। 7th 8th और 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होगा, लेकिन 10th 11th और 12th 10th 11th और 12th की 10th 11th और 12th की रिब्स से 10th 11th और 12th की रिब्स से अटैच होगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया इसका? कोस्टल पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया? कोस्टल पार्ट। तो कोस्टल पार्ट समझ में आया कि 7th 8th और 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज से उसके मसल्स ओरिजिनेट होंगे। 7th 8th और 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज से उसके मसल्स क्या होंगे? ओरिजिनेट होंगे। ओरिजिनेट मतलब वहां से निकलेंगे मसल्स। 7th 8th 9th की कोस्टल कार्टिलेज से मसल निकलेंगे। 7th 8th 9th की कोस्टल कार्टिलेज से मसल निकलेंगे, ठीक है। 7th 8th 9th की कोस्टल कार्टिलेज से मसल निकलेंगे और 10th 11 और 12th की रिब से, 10th 11 12th की एक्चुअल बोन से। हालांकि 7th 8th 9th भी रिब ही है लेकिन रिब से नहीं है, उसकी कोस्टल कार्टिलेज से। लेकिन 10th 11 12th की किससे है? रिब से। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां से ये मसल फाइबर्स क्या हुआ, इस तरीके से निकले 7th 8th 9th और 10th 11th 12th की रिब से। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करें इसका लंबर ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? लंबर ओरिजिन। क्या? लंबर ओरिजिन। लंबर ओरिजिन क्लियर? चलें आगे। तो लंबर ओरिजिन क्या है कि ये क्या है? लंबर वर्टिब्रा। ये L1, ये L2 और ये L3। तो यहाँ पे जो डायफ्राम होता है वो पोस्टीरियर साइड से, पीछे से, मतलब पीछे वाला भाग है, ये डायफ्राम का पीछे वाला भाग है। वर्टिब्रा किधर है? वर्टिब्रा किधर है? पीछे। तो L1 L2 और L3 वर्टिब्रा तो डायरेक्टली बोन से अटैच ना होकर, डायरेक्टली बोन से अटैच ना होकर लंबर ओरिजिन किससे होता है? टेंडन से। टेंडन्स। तो ये क्या है? ये देखो दो टेंडन्स है। ये क्या है? दो टेंडन्स है। क्या है? दो टेंडन्स है। एक राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एक राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो टेंडन्स इन लोअर पार्ट एंड मसल्स इन अपर पार्ट। मतलब यहां तक तो क्या है? टेंडन्स। क्या है? टेंडन्स। क्या है? टेंडन्स। और आगे क्या हो जाएगा फिर? इससे क्या निकल जाएंगी? मसल्स। मतलब लोअर पार्ट में तो क्या है? टेंडन। ये क्या है? ये दोनों, ये तो टेंडन है, लेकिन ये टेंडन किससे जुड़ रही है? मसल से। अभी मैंने समझाया था टेंडन क्या? जो मसल को बोन से अटैच करे। तो देखो ये बोन थी, लंबर क्या है? वर्टिब्रा बोन है। तो ये डायफ्राम से अटैच हो रही है, लेकिन किसके थ्रू हो रही है? टेंडन के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? टेंडन के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? L1 L2 और L3 से। अब समझाता हूँ इसमें L1 L2 और L3 का कहाँ यूज है। अच्छा, सबसे पहले इसको समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि ये टेंडन है, इनको कहते क्या है? इन टेंडन को कहते क्या है? तो देखें, ये राइट साइड में जो आपको ये टेंडन दिख रहा है, इसको कहते हैं अपन राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। क्या कहेंगे?
राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, और इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, तो लंबर ओरिजिन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो क्रस पढ़ेंगे, क्रस ऑफ डायफ्राम पढ़ेंगे, और दूसरी चीज पढ़ेंगे अपन आर्क्यूएट लिगामेंट्स, आर्क्यूएट लिगामेंट्स। तो पहले तो समझते हैं कि ये क्रस ऑफ डायफ्राम क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे हम क्या कि आर्क्यूएट लिगामेंट क्या चीज है। समझ में आई बात? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं राइट क्रस ऑफ डायफ्राम की। क्रस ऑफ डायफ्राम में सबसे पहले बात करते हैं राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, चलें आगे। तो देखें कि राइट क्रस ऑफ डायफ्राम में क्या है कि जो राइट क्रस होगा वो L1 से L3 वर्टिब्रा तक अटैच होगा। देखो L1 से भी अटैच है, L2 से भी अटैच है और L3 से भी अटैच है। ये क्या है, ये L1, ये L2 और ये L3। तो कुल मिला के जो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग एंड एक्सटेंड अप टू कहाँ तक, L3 तक होगा। लेकिन देखो जो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है, जो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है वो कहाँ तक अटैच है, L2 तक। कहाँ तक अटैच है, L2 तक। L2 समझ रहे हो क्या है, लंबर वर्टिब्रा है, पीछे से हटा हुआ है। देखो इस मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ तक तो क्या हो गया T12। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो जो L1 है, देखो ये L1 है, तो जो राइट क्रस होगा वो L1, L2 और L3 से अटैच होगा, यहाँ से ऐसे अटैच होगा, L1, L2 और L3 से अटैच होगा। लेकिन जो लेफ्ट क्रस होगा वो ओनली L1 और L2 से अटैच होगा और फिर यहाँ से वो आगे डायफ्राम की मसल्स में चेंज हो जाएगा। दोबारा देखो कि जो राइट क्रस होगा वो L1, L2 और L3 से अटैच होगा, और जबकि लेफ्ट क्रस जो होगा वो L1 और L2 से अटैच होगा। समझ में आ गई बात सभी के? कोई दिक्कत है इसमें? चलूँ आगे। अब देखो, क्लियर? तो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो इसका कौन सा ओरिजिन है, लंबर ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन है, लंबर ओरिजिन। ठीक है, चलो आगे। अब देखो, ये तो बात हो गई राइट क्रस की। अच्छा लेफ्ट क्रस के बारे में भी लिख देता हूं। तो लेफ्ट क्रस कहां तक होगा, शॉर्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है, और कहां तक होगा, अप टू L2। मतलब यहां से फाइबर्स जो टेंडिनस फाइबर्स है, टेंडन्स है, ये क्या है, ये टेंडन्स। तो ये टेंडन्स यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं और फिर आगे जाके ये मसल्स में, मस्कुलर फाइबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि मस्कुलर फाइबर्स क्या बना रही है, डायफ्राम बना रही है। मस्कुलर फाइबर्स डायफ्राम बना रही है, मतलब यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये यहां से टेंडन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। मैंने क्या बताया था शुरू में कि टेंडन्स क्या होते हैं, जो बोन को मसल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखो डायफ्राम की, सपोज करो कि ये डायफ्राम है, ठीक है, ये क्या है, डायफ्राम है। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, मसल। ठीक है, अगर देखो, अब देखो ये क्या है, राइट क्रस। ये वाला पोर्शन क्या है, राइट क्रस, और ये वाला पोर्शन क्या है, लेफ्ट क्रस। इसको इस मॉडल में दिखाने की कोशिश करूं, मैं बताऊंगा ऐसे, लीजिए इसको। तो देखें कि ये देखो, ये मसल से पूरी, लेकिन ये क्या है, राइट क्रस। क्या है, राइट क्रस। और ये क्या है, लेफ्ट क्रस। और राइट क्रस और लेफ्ट क्रस के पीछे क्या था, ऑर्टिक हाइटस। मैंने बताया था कि ऑर्टा क्या होगा, पीछे की साइड से निकलेगा, आगे से नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, और ये क्या है, लेफ्ट क्रस ऑफ
डायफ्राम। समझ में आ गई बात? चलो आगे। अब देखें राइट क्रस्ट लेफ्ट क्रस्ट समझ में आया। अब बात करते हैं, हमने क्या बात करी थी लंबर ओरिजिन के अंदर, हम दो चीज पढ़ेंगे, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम पढ़ेंगे और लिगामेंट्स ऑफ द डायफ्राम पढ़ेंगे। तो देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। बात करें लिगामेंट्स की, तो हमने क्रस्ट पढ़ लिया, क्रस्ट ऑफ डायफ्राम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्या, आर्क्यूएट लिगामेंट्स। आर्क्यूएट लिगामेंट्स, आर्क्यूएट लिगामेंट्स, ठीक है, आर्क्यूएट लिगामेंट्स। तो देखते हैं इसके अंदर तीन आर्क्यूएट लिगामेंट्स होते हैं। एक तो मीडियन, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, एक मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, नॉट मीडियन, ये मीडियन है और ये क्या है, मीडियल, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। अभी समझ में आ जाएगा ये आर्क्यूएट लिगामेंट क्या चीज है। और एक पढ़ेंगे अपन क्या, लेटरल, लेटरल आर्क्यूएट, आर्क्यूएट लिगामेंट, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। ये चीज क्लियर हुई? तो मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट और तीसरा क्या, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, ठीक है। अब देखें आर्क्यूएट का मतलब होता है धनुषाकार, क्या, बो शेप्ड, धनुषाकार। तो देखो कि जो राइट क्रस है, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस जुड़ के एक लिगामेंट बना रहा है, ये वाला, ये वाला। तो ये लिगामेंट कौन सा होगा, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, बीचों बीच है, बीचों बीच है। तो ये लिगामेंट कौन सा होगा, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। कौन सा, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, ठीक है। राइट क्रस जाके L1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ गया, L1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रहा है। मतलब यहां से ट्रांसवर्स प्रोसेस समझो कि सपोज करो कि ये L1 वर्टिब्रा है, क्या है, L1 वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये वाला जो नुकीला वाला भाग होगा ये क्या होगा, स्पाइनस प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनस प्रोसेस। और जो साइड में होंगे इनको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये पहले भी समझा चुका हूं मैं आपको, जब मैंने वर्टिब्रा और रिब्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये स्पाइनस प्रोसेस होता है और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो सपोज करो कि ये क्या है, L1 है, तो L1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस से एक लिगामेंट इस तरीके से जुड़ेगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये L1 वर्टिब्रा है, ये क्या है, L1 वर्टिब्रा, और ये L1 की क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये L1 की क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो राइट क्रस से ऐसे ये लिगामेंट जाएगा और L1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ जाएगा। तो ये वाला जो लिगामेंट होगा, ये वाला राइट साइड में, ये वाला लेफ्ट साइड में, ये वाला, ये लिगामेंट कौन सा होगा, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट होगा, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। समझ में आई बात? कौन सा, एक तो मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, एक मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। और मीडियल से फिर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस से अगर वापस जुड़ के 12th रिब पे जुड़ जाए, ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ के फिर 12th रिब पे जुड़ जाए, ये वाला जो होगा, दिस वन, ये वाला जो होगा, ये कौन सा होगा, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। ये वाला जो कौन सा होगा, ये तो होगा मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। और ये वाला जो लिगामेंट होगा, ये वाला, ये 12th रिब से जुड़ेगा ऐसे। ये वाला जो लिगामेंट होगा, ये कौन सा होगा, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। एक तो मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, आर्क्यूएट मतलब धनुषाकार, आर्क्यूएट मतलब धनुषाकार। फिर एक मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, मीडियल मतलब बीचों बीच है, वो तो मीडियन है, लेकिन मीडियल रिलेशन में, मीडियल मतलब
अंदर की तरफ, मीडियल का मतलब अंदर, और मीडियन का मतलब कि सेंटर में, मीडियन का मतलब सेंटर में, लेकिन मीडियल का मतलब मध्य की तरफ, इनवर्ड्स रिलेशन में। तो ये वाले दोनों कौन से होंगे? मीडियल आर्कुएट, आर्कुएट मतलब धनुषाकार, ठीक है। और ये क्या? लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। ये चीज समझ में है? लंबर ओरिजिन समझ में आया कि लंबर ओरिजिन किस किस से हो रहा है? एक तो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, एक लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, एक मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, और फिर मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, राइट मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, लेफ्ट मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और तीसरा क्या? राइट लेटरल आर्कुएट लिगामेंट और लेफ्ट लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। समझ में आई ये बात? अब देखो आगे चलें, क्लियर है? देखें, कि जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होगा, मीडियल, कौन सा? मीडियल, जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होगा, इस मीडियल आर्कुएट लिगामेंट्स के नीचे से ये तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, ये तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, और इस मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से, सॉरी, इसके नीचे से एक मसल पास आउट होगी, एक मसल पास आउट होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी, और इस मसल को मैं क्या बोल रहा हूं? सोअस मेजर, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट क्रॉसेस ए मसल नेम्ड एज सोअस मेजर मसल, सोअस मेजर मसल। अब बात आती है कि ये सोअस मेजर मसल क्या है? बात आती है कि ये सोअस मेजर मसल क्या है। तो आप लेटते हो, ठीक है, लेट के फिर आप बैठते हो, तो लेट के बैठने में, जैसे अपन लेटे हुए हैं, सुपाइन पोजीशन में हैं, और उसके ऊपर लेटे हुए अपन क्या करेंगे? पाँव को फ्लेक्स करेंगे, पाँव को इस तरीके से फ्लेक्स करेंगे, फिर उठेंगे। तो पाँव को जब फ्लेक्स कर रहे हैं, पाँव को जब फ्लेक्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अपन उठ के बैठ पा रहे हैं। तो ये सोअस मेजर मसल क्या करती है कि अपर ट्रंक को लोअर ट्रंक से जोड़ती है, अपर ट्रंक को लोअर ट्रंक से जोड़ती है। मतलब अगर मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, जैसे मैं सीढ़ी यूं करके चढ़ा, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरे को क्या है? क्लाइंब करना पड़ेगा। मतलब एक एक पाँव को लिफ्ट किया, लिफ्ट करके फिर रखा, फिर दूसरे पाँव को लिफ्ट किया, फिर उसको रखा, फिर तीसरे पाँव को लिफ्ट किया, फिर उसको रखा, ऐसे रखा ना। तो पाँव लिफ्ट कर रहा हूँ मैं, पाँव लिफ्ट करूँगा तो फ्लेक्शन होगा, ऐसे फ्लेक्शन होगा, मुड़ेगा, पाँव मुड़ेगा ना। तो ये पाँव जो मुड़ रहा है मेरा इस तरीके से, वो कौन सी मसल की वजह से मुड़ रहा है? इस सोअस मेजर मसल की वजह से। सो सोअस मेजर मसल जो होती है, इट कनेक्ट्स, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोअस मेजर मसल क्या है, कि इट कनेक्ट्स अपर ट्रंक टू लोअर ट्रंक। अपर पार्ट को यहाँ से निकलती है मसल, इधर से, यहाँ से निकलेगी ये मसल, ठीक है। और नीचे जो आपका लेसर ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर का मतलब जो लोअर लिम्ब होगा आपका, जो बोन होगा, उस बोन का जो लेसर ट्रोकेंटर होता है, वहाँ जाके इसका इंसर्शन होता है। तो सोअस मेजर मसल क्या है? इट कनेक्ट्स द अपर ट्रंक टू लोअर ट्रंक एंड फ्लेक्शन ऑफ हिप, फ्लेक्शन ऑफ हिप। अपन ऐसे कर रहे हैं, पाँव को इस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं, पाँव को इस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये किसका फंक्शन है? सोअस मेजर मसल का। आगे चले, जो लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट होता है,
सेम जैसे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के रिलेशन में psoas मेजर मसल है, वैसे लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे एक मसल और है, और वो मसल क्या है? क्वाड्रेटस लंबोरम। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के अक्रॉस एक मसल और है, जो कौन सी है? क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम। क्लियर हो गई बात? तो ये बात की हमने क्या कि ओरिजिन्स ऑफ द डायफ्राम, कि डायफ्राम के 3 ओरिजिन कौन कौन से? एक्सटर्नल ओरिजिन, कोस्टल ओरिजिन और लंबर ओरिजिन। एक्सटर्नल ओरिजिन क्या था? आपकी जिफॉइड प्रोसेस। कोस्टल ओरिजिन क्या था आपका? 7th 8th 9th का कोस्टल कार्टिलेज और 10th 11th 12th रिब्स। और लंबर ओरिजिन क्या था? राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, राइट क्रस है जो टेंडेंस होते हैं वहाँ से उसका ओरिजिन होता है, ये है राइट क्रस और ये लेफ्ट क्रस। फिर आगे जाके राइट और लेफ्ट क्रस बीच में एक लिगामेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम मीडियन लिगामेंट। और फिर क्या होता है कि मीडियन लिगामेंट, फिर ये राइट लेफ्ट क्रस तो इधर इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से, कहाँ से, किससे जुड़ा होगा? L1 की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी वह मीडियन लिगामेंट इससे आके जुड़ेगा, और इधर मीडियन लिगामेंट जो L1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी वो L1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, तो मीडियल लिगामेंट किससे ओरिजिनेट होता है? L1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस से। मैंने दोबारा बताता हूं कि ये आपकी सपोज कीजिए कि लंबर वर्टिब्रा है और ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है, तो ये जब होगा ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा, और इस ट्रांसवर्स प्रोसेस से इस तरीके से आर्च बनाएगा एक लिगामेंट जिसको अपन बोलेंगे क्या? मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और फिर जो लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट होता है वह भी इस ट्रांसवर्स प्रोसेस से इस तरीके से अटैच होता है, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस से इस तरीके से अटैच होता है। और मीडियल लिगामेंट के नीचे से कौन सी मसल जाती है? कौन सी मसल जाती है? psoas मेजर। और लेटरल लिगामेंट के नीचे से कौन सी मसल जाती है? क्वाड्रेटस लंबोरम। अब हम बात करें क्या? ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम। किसकी बात करें? ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम की। तो देखें कि कौन कौन सी ओपनिंग इसमें होती है, कौन कौन सी ओपनिंग और किस किस एरिया में होती है। अच्छा, ओपनिंग से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका इंसर्शन मैं ये बताना भूल गया था। इसका इंसर्शन क्या है? तो सारी मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। कुछ मसल्स 7th 8th 9th के कोस्टल कार्टिलेज और 10th 11th 12th के कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है। 7th 8th 9th के कोस्टल कार्टिलेज और 10th 11th 12th के रिब्स से, 10th 11th 12th के रिब्स से ओरिजिनेट हो रही है। कुछ मसल्स जिफॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रही है, और कुछ मसल्स क्या है? इस राइट क्रस लेफ्ट क्रस से, इस लिगामेंट से लंबर बोन से अटैच हो रही है, ओरिजिन हो रही है। लेकिन इंसर्ट कहाँ हो रही है? ये सारी मसल्स जाके एक सर्कमफ्रेंशियल मैनर में, सारी मसल्स जाके एक सर्कमफ्रेंशियल मैनर में सेंट्रल टेंडन पे इंसर्ट हो रही है। किस पे? सेंट्रल टेंडन पे क्या हो रही है? इंसर्ट हो रही है। तो ये क्या है? सेंट्रल टेंडन। क्या है? सेंट्रल टेंडन। मतलब ये सारी मसल यूं जाएगी, जैसे ये क्या है? सेंट्रल टेंडन। तो यहाँ से मसल आई, यहाँ से मसल आई, यहाँ से मसल आई, ये चारों तरफ से मसल आएगी, और मसल आके कहाँ इंसर्ट हो जाएगी? इस सेंट्रल टेंडन पे। इस सेंट्रल टेंडन पे कहाँ अटैच हो जाएगी? इस सेंट्रल टेंडन पे। समझ में आ गया? तो इंसर्शन क्या होगा डायफ्राम का? सेंट्रल टेंडन। इंसर्शन क्या होगा डायफ्राम का? सेंट्रल टेंडन। ये चीज क्लियर होगी। चलो आगे। अब देखें क्या कि मैं क्या कहूं कि ये जो सेंट्रल टेंडन है, ये क्या है? ये जो सेंट्रल
टेंडन है, इसकी 3 लीफलेट्स होती है, 1, 2 और 3। कितनी लीफलेट्स होती है? 3 लीफलेट्स। 3 लीफलेट्स। कितनी लीफलेट्स होती है? 3 लीफलेट्स होती है। पहली मिडल लीफलेट, ये देखो ये बीच वाली लीफलेट है, इसको क्या कहूंगा? मिडल लीफलेट। मिडल लीफलेट। और ये राइट लीफलेट, राइट लीफलेट, पत्तीनुमा आकृति की होती है इसलिए लीफलेट। और ये लेफ्ट लीफलेट, लेफ्ट लीफलेट। क्लियर? मिडल लीफलेट, राइट लीफलेट और लेफ्ट लीफलेट। क्लियर हो गई बात? चलूं आगे। अब देखो तो ये क्या है इसका? इंसर्शन। क्या है? इंसर्शन। क्या है इसका? इंसर्शन। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब हम बात करें क्या इसके अपर्चर्स के बारे में। अपर्चर्स ये विजिबल है? कैमरे में विजिबल है? ठीक है, थैंक यू। अब देखें इसके अपर्चर्स के बारे में। अपर्चर्स मीन्स ओपनिंग। अपर्चर्स मीन्स ओपनिंग। तो कुछ इसकी मेजर ओपनिंग्स हैं, मेजर ओपनिंग। तो अपन बात करें किसकी? इसकी मेजर ओपनिंग्स की। किसकी? मेजर ओपनिंग्स की। तो मेजर ओपनिंग्स की जब हम बात करें तो मेजर ओपनिंग्स में मैंने आपको पहले भी आपको समझाया था, एक बार दोबारा देखें कि ये क्या है, आपका डायफ्राम है। तो डायफ्राम की मेजर ओपनिंग तो किसकी? एक तो ये वीना कैवा यहाँ से ओरिजिनेट मतलब पंचर करके इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पेनिट्रेट करेगा, मतलब डायफ्राम को चीरता हुआ थोरैक्स के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में जाएगा। दूसरा क्या है कि थोरेसिक कैविटी से जो ईसोफेगस आ रहा है, ईसोफेगस क्या करेगा? नीचे की ओर आएगा। और तीसरा क्या है? ऑर्टा। तीसरा क्या है? ऑर्टा। ऑर्टा क्या है? ओशियो एपोन्यूरोटिक है। क्या है? ओशियो एपोन्यूरोटिक। देखो बोन है ये, तो बोन को क्या बोलता है अपन? ओशियो। और ये क्या था? डायफ्राम क्या है? एक एपोन्यूरोसिस है। तो ओशियो एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर होने की वजह से जो ऑर्टा होगा वो डायफ्राम को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, डायफ्राम को पंचर नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे से बिहाइंड द डायफ्राम वो ऑर्टा आ रहा है। तो इसकी नेचर कैसी होगी? ओशियो ओपन। तो सबसे पहले बात करें इसके मेजर ओपनिंग की। सबसे पहले बात करेंगे इसके वीना केवल ओपनिंग की। वीना केवा फोरामेन। वीना केवा फोरामेन। ठीक है। तो जो वीना केवा, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लेटर हैं? 8। ठीक है। तो वीना केवा जो फोरामेन होगा, वीना केवल जो फोरामेन होगा, वीना केवा फोरामेन होगा, वो T8 के लेवल पे होगा। इसको ऐसे याद रखेंगे अपन। कौन से लेवल पे होगा? T8 के लेवल पे होगा। इससे याद कैसे रखेंगे? वीना केवा की स्पेलिंग में 8 लेटर्स है, तो इसके पीछे क्या होगी? T8 वर्टिब्रा। जिस जगह पे ओपनिंग है उसके पीछे क्या होगी? T8 वर्टिब्रा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? T8 वर्टिब्रा। अब देखें दूसरी ओपनिंग क्या थी। अच्छा, वीना केवा ओपनिंग के अंदर हम बात करेंगे कि इस ओपनिंग से और क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। केवल वीना केवा ही पास नहीं होती, उस ओपनिंग से कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पास आउट होते हैं। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? स्ट्रक्चर्स पास आउट फ्रॉम वीना केवा फोरामेन। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वीना केवा फोरामेन से पास आउट होते हैं? तो एक तो इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर, याद रखना इंफीरियर वीना केवा पास हो रही है, सुपीरियर वीना केवा नहीं हो रही। इंफीरियर वीना केवा पास हो रही है। और एक हो रही है राइट फ्रीनिक नर्व। मैंने आपको लंग्स में भी बताया था उसके एंटीरियर रिलेशन में कि राइट फ्रीनिक नर्व, मीडियल रिलेशन में बताया था कि रूट ऑफ लंग्स के एंटीरियर रिलेशन से फ्रीनिक नर्व नीचे की ओर डिसेंड डाउन हो रही है राइट साइड के अंदर। तो राइट फ्रीनिक नर्व भी यहां से इस वीना केवा, फ्रीनिक नर्व, राइट फ्रीनिक नर्व भी इस वीना केवा ओपनिंग से
नीचे की ओर पास आउट होगी। तो वीना केवा ओपनिंग देखें ये है, ये क्या है, ये ब्लू से मैंने क्या मार्क कर रखा है यहाँ पे, वीना केवा ओपनिंग। क्या मार्क कर रखा है, वीना केवा ओपनिंग। क्या मार्क कर रखा है, वीना केवा ओपनिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये वीना केवा ओपनिंग, इस जगह को क्या बोल रहा हूँ, इस लोकेशन को क्या बोल रहा हूँ, वीना केवल फोरामेन। ठीक है, वीना केवा फोरामेन। वैसे केवल होता है, वीना केवल होता है, नॉट केवा, बट अपन याद कैसे रखना है, वीना केवा 8 लेटर्स से बना है, तो इन 8 लेटर्स को हमें याद रखना है। इसके पीछे T8 के पीछे होता है। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में, ये किस जगह से पेनिट्रेट करती है या किस जगह डायफ्राम में पंचर कर रही है। तो ये पंचर कहाँ कर रही है, देखो इस वाले पोर्शन पे, इस वाइटिश पोर्शन पे पंचर कर रही है, मतलब सेंट्रल टेंडन पे पंचर कर रही है। मैंने क्या बताया था कि वाइटिश स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल टेंडन। तो जब वीना केवा है वो कहाँ पे पंचर कर रही है, सेंट्रल टेंडन के अंदर। कहाँ पंचर कर रही है, एट द लोकेशन ऑफ, ये विजिबल है, ये विजिबल है, हेलो ये विजिबल है, एट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल टेंडन, सेंट्रल टेंडन। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि डायफ्राम क्या है, एक मसल है। डायफ्राम क्या है, मसल है। मसल कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। डायफ्राम क्या है, एक मसल है। मसल कैसी होगी, मैं इस हाथ को यदि यूं मोड़ रहा हूं तो मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर मैं जब हाथ को यूं छोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो डायफ्राम भी जब इंस्पिरेशन करेंगे, जब एक्सपायरेशन करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी। डेफिनेट सी बात है कि होगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इंफीरियर वेना केवा क्या होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए। भाई जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंफीरियर वेना केवा भी सिकुड़ जाएगा ना, तो वीनस ड्रेनेज ऊपर जाने में प्रॉब्लम आएगी, हाँ या ना। लेकिन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो टेंडन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टेंडन रिलैक्स होगा, और टेंडन जब रिलैक्स होगा तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके डायमीटर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टेंडन क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। टेंडन की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, टेंडन की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इसीलिए इंफीरियर वेना केवा किस जगह पे है, सेंट्रल टेंडन पे। डायफ्राम में नहीं है, डायफ्राम में कहीं होल नहीं है, डायफ्राम में कहीं पे भी पंचर नहीं है। डायफ्राम में भी किस जगह पे है, टेंडन पे है। किस जगह पे है, टेंडन पे है, सेंट्रल टेंडन पे है। तो सेंट्रल टेंडन पे होने की वजह से इंफीरियर वेना केवा ऐसे सिकुड़ेगा नहीं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेंडन क्या होगा, सेंट्रल टेंडन रिलैक्स करेगा, स्ट्रेच आउट नहीं होगा। और स्ट्रेच आउट नहीं होगा तो जो वीना केवल ओपनिंग है, जो वीना केवल ओपनिंग है वो क्या होगी कि वीना केवल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, एज इट इज ही रहेगा। और ताकि वीनस ड्रेनेज इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई बिना रोक टोक के, बिना किसी अवधान के वह ब्लड क्या है इजीली ऊपर की ओर जा सके। इसीलिए जो वेना केवल ओपनिंग है, कुदरत का आप करिश्मा देखें कि नेचर कैसी है। नेचर ने क्या किया कि सेंट्रल टेंडन पे ही वेना केवल की ओपनिंग दी। चाहता ईश्वर तो डायफ्राम में भी दे सकता था, डायफ्राम में यदि इसकी ओपनिंग होती तो डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता तो जो वेना केवा होता वो सिकुड़ जाता, और सिकुड़ जाता तो ब्लड सप्लाई रुक जाती ऊपर की। वीनस ड्रेनेज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट एट्रियम को जाता है वह ढंग से नहीं जा पाता। इसीलिए वेना केवल ओपनिंग कहाँ पे है, इस सेंट्रल टेंडन के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखें कि ये हो गया वेना किस लेवल पे होता है, T8। और ये याद रखना है कि सेंट्रल टेंडन की लोकेशन पे वेना केवा फोरामेन होगा। फोरामेन मतलब गड्ढानुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखें और क्या चीज निकलेगी वहां से, एक तो इंफीरियर वेना केवा निकलेगा और एक राइट फ्रीनिक नर्व वहां से पास आउट होगी। क्लियर, चलें आगे। अब देखें सेकंड ओपनिंग।
ईसोफेजियल हाइटस, ईसोफेजियल हाइटस, ईसोफेजियल हाइटस, हाइटस मतलब ओपनिंग, हाइटस मतलब ओपनिंग। अब देखो जो ईसोफेजियल हाइटस है ये वाला, ये क्या है? ईसोफेजियल हाइटस। इस मॉडल के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखें ये क्या है? ईसोफेजियल हाइटस। ये ईसोफेगस का पार्ट है, तो ये ईसोफेगस नीचे की ओर स्टमक से जुड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट डोम के नीचे क्या होता है? फंडस ऑफ द स्टमक। तो ईसोफेगस वाला जो ईसोफेगस पेनिट्रेट करेगा वो देखो देखो मस्कुलर पार्ट में हो रहा है। देखो इंफीरियर वीना क्या हुआ? सेंट्रल टेंडन पे हो रहा है, वाइटिश स्ट्रक्चर पे, मस्कुलर स्ट्रक्चर पे नहीं हो रहा, वाइटिश टेंडन पे हो रहा है, एपोन्यूरोसिस पे। सेंट्रल टेंडन क्या है? एक तरीके का एपोन्यूरोसिस है जो कि फ्लैट है, लेकिन ये जो इंफीरियर वीना क्या हुआ है वो तो सेंट्रल टेंडन पे हो रहा है। लेकिन देखो ईसोफेगस जो है वो सेंट्रल टेंडन पे नहीं है, वो कहाँ पे है? मस्कुलर पार्ट में। कहाँ पे है? मस्कुलर पार्ट पे, डायफ्राम की मसल में है। देखो ये ऑरेंज कलर से, मैं इसको चाहता तो सेंट्रल टेंडन पे भी कर सकता था लेकिन नहीं किया, मैंने इसको ऑरेंज कलर से मार्क किया है। ये किस जगह पे है? मसल्स वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में है? मस्कुलर पार्ट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखें जो ईसोफेजियल हाइटस है वह हाइटस मसल में क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ईसोफेगस भी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। और ईसोफेगस और स्टमक से जो फूड जाएगा ईसोफेगस से स्टमक में, वो एक स्पिंक्टर के थ्रू जाएगा जिसको कार्डियक स्पिंक्टर बोलते हैं। तो वो कार्डियक स्पिंक्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब ताकि स्टमक का कंटेंट, जैसे सपोज कीजिए कि ये ईसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, ठीक है। अब आपने जो फूड खाया वो स्टमक में है, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ना हो और ईसोफेगस इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो आपने जो स्टमक में फूड लिया वो फूड आपका बाहर की ओर भी आ सकता है। समझ में आ गई? और दूसरी बात ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर भी, जो ये स्टमक वाला पार्ट है ये भी बाहर आ जाए। एक हर्निया होता है, हर्निया होता है जिसको बोलते हैं अपन ईसोफेजियल या हाइटल हर्निया, बीमारी होती है। सेकंड ईयर में आप एमएसएन में पढ़ोगे हाइटल हर्निया। कौन सी बीमारी? हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है कि जो स्टमक वाला पोर्शन है वो प्रोट्रूशन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? प्रोट्रूशन। प्रोट्रूशन मतलब एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट मतलब कि ये जो स्टमक वाला पार्ट है वह इस पंचर को, इस ईसोफेजियल हाइटस को पेनिट्रेट करके ये वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए ईसोफेगस का जो हाइटस है वह डायफ्राम के मस्कुलर पार्ट में है, ताकि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो ईसोफेगस भी क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट हो। और नीचे एक वाला जो कंटेंट है ईसोफेगस के नीचे जो स्टमक है उसका जो कंटेंट है वह उस मसल को पेनिट्रेट करके ऊपर ना आ जाए, वह नीचे का नीचे ही वह, इसीलिए वह मस्कुलर पार्ट में है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका, इट लाइज इन द मस्कुलर पार्ट, इट लाइज इन द मस्कुलर पार्ट, इट लाइज इन द मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम, मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम, इट लाइज इन द मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो कि मस्कुलर पार्ट की बात की अपन ने, लेकिन किस लेवल पे, किस लेवल पे, कि किस लेवल पे वो निकलेगा? तो देखें ईसोफेगस की स्पेलिंग क्या होती है? O E S O P H A G U S। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईसोफेगस ओ से स्टार्ट होती है लेकिन ओ साइलेंट होता है।
कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको याद रखने का तरीका, ये T10 लेवल्स पे ओरिजिनेट करेगा। वर्टिब्रल लेवल से किस जगह पे इसोफेजियल हाइटस होगा, किस जगह पे ये ओपनिंग होगी? T10 पे। T10 इसके पीछे होगा, मतलब T10 वर्टिब्रा जो थोरेसिक वर्टिब्रा होगा इसके पीछे लाई करेगा। क्लियर हो गई बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T10 से। तो T10 का याद रखना, 10 लेटर्स होते हैं इसोफेगस की स्पेलिंग, और ये याद रखना इसोफेगस की स्पेलिंग O से चालू होती है। किससे चालू होती है? O से चालू होती है। क्लियर हो गई बात? तो अब बात करते हैं कि इस इसोफेजियल हाइटस से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास आउट होंगे। उसमें से क्या हो रहा था? इंफीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व। अब इससे क्या क्या होगा देखते हैं। स्ट्रक्चर्स पास आउट फ्रॉम द इसोफेगस, स्ट्रक्चर्स पास आउट फ्रॉम इसोफेगस। तो देखें, एक तो खुद इसोफेगस होगा, अच्छा इसोफेजियल हाइटस, सॉरी नॉट इसोफेगस, इसोफेजियल हाइटस। हाँ, तो स्ट्रक्चर्स पास आउट फ्रॉम द इसोफेजियल हाइटस। इसोफेजियल हाइटस से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास आउट होंगे? तो कौन कौन से होंगे? एक तो इसोफेगस होगा, ठीक है, एक होगा आपका वेगल ट्रंक। अब सवाल आता है कि ये वेगल ट्रंक क्या चीज है। तो देखें कि वेगल ट्रंक क्या है, कि इस हाइटस से वेगस नर्व आती है और वो दो भागों में बढ़ जाती है, एंटीरियर या पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। वेगस नर्व आती है, कौन सी नर्व? वेगस नर्व आती है। कौन सी? वेगस नर्व। और वो वेगस नर्व दो भाग में, कौन सी नर्व आती है? वेगस नर्व आती है, और वो वेगस नर्व दो भाग में बढ़ जाती है। और जिस जगह से बढ़ती है उसको क्या बोल रहा हूँ? वेगल ट्रंक। क्या बोल रहा हूँ? वेगल ट्रंक। किस किस में बढ़ जाती है? राइट या लेफ्ट या एंटीरियर पोस्टीरियर। राइट, कुछ बुक्स में राइट एंड लेफ्ट वेगस लिखा है और कुछ में एंटीरियर पोस्टीरियर भी मेंशन किया है, तो दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये क्या है? इसोफेजियल हाइटस से पास आउट होने वाले स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करें ऑर्टिक हाइटस की। ये खत्म हो गया। अच्छा, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम द मस्कुलर पार्ट। मस्कुलर पार्ट से नीचे पास आउट होता है। मस्कुलर पार्ट में क्या होता है? मस्कुलर पार्ट में है, देखो मस्कुलर पार्ट में है, मस्कुलर पार्ट में इसोफेजियल हाइटस पास आउट होता है, पेनिट्रेट करता है, पंचर करता है किसको? डायफ्राम। किसको? डायफ्राम। चले आगे। अब देखो, अब लास्ट क्या बचा अपना? ऑर्टिक हाइटस। ऑर्टिक हाइटस सवाल आता है कि ये ऑर्टिक हाइटस क्या चीज है? ऑर्टिक हाइटस क्या है? कि वह ओपनिंग जहां से ऑर्टा पास आउट हो रहा है। तो ये ना तो सेंट्रल टेंडन से निकलेगा, ना मस्कुलर पार्ट से निकलेगा। ये कहां से निकलेगा? ये रहा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ऑर्टा। ऑर्टिक हाइटस कि यहां से ऑर्टा नीचे डिसेंड डाउन हो रहा है। तो ये लंबर वर्टिब्रा के पीछे, मतलब वर्टिब्रा के आगे, नॉट पीछे, वर्टिब्रा के आगे, लेकिन इन आर्कुएट लिगामेंट के पीछे। ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है, ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है। तो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के तो पीछे, लेकिन वर्टिब्रा के आगे। तो इट do not puncture the
diaphragmatic muscles, it do not puncture the diaphragmatic muscle, पंचर नहीं करती डायफ्रामेटिक मसल को, नहीं करती ना ऑर्टा, तो क्या होता है फिर, इट डू नॉट पंचर द डायफ्राम बट इट पास बिहाइंड, डायफ्राम, पास बिहाइंड डायफ्राम, विजिबल है, इट पास बिहाइंड डायफ्राम, इट पास बिहाइंड डायफ्राम एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रा, इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा से तो फ्रंट में और डायफ्राम के पीछे, लेकिन डायफ्राम को पंचर नहीं कर रही, ऑर्टिक हाइटस डायफ्राम के अंदर नहीं है, ऑर्टा डायफ्राम को पंचर नहीं कर रहा, वो उसके पीछे है, इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी, ओशियो एपोन्यूरोटिक, कैसी होगी, ओशियो एपोन्यूरोटिक। एपोन्यूरोसिस मैंने बता ही दिया था कि वाइड शीथ होती है, फाइब्रस शीथ होती है जो कि टेंडन का ही काम करती है, लेकिन टेंडन रॉड लाइक होती है और ये क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। और ओशियो मीन बोन, तो ऑर्टिक हाइटस क्या है, ओशियो एपोन्यूरोटिक इन नेचर, मतलब कि मसल को पेनिट्रेट नहीं कर रही, मसल को पंचर नहीं कर रही, लेकिन उसके पीछे और ओशियो के आगे, ओशियो मीन्स बोन, ओशियो मीन्स बोन, तो बोन के तो आगे लेकिन उसके पीछे। तो देखो मैं इसमें दिखाता हूं आपको कि ये क्या है, ये वाइटिश क्या है, ये देखो ये क्या है, बोन, और ये क्या है, डायफ्राम, ये तो क्या है, बोन, और ये क्या है, डायफ्राम, तो ये बोन के तो आगे लेकिन डायफ्राम के पीछे, डायफ्राम को पंचर नहीं किया इसने, देखो तो ऑर्टिक हाइटस कहाँ होगा, बोन के तो आगे, वर्टिब्रा के तो आगे लेकिन डायफ्राम के पीछे, मतलब इस मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट के जस्ट पीछे। क्लियर हो गई बात, सभी के समझ में आया। अब देखें, अब इसको याद करने का तरीका, AORTICHIATUS, कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर्स हो गए, 12। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, T12, ये किस लेवल पे होगी, T12 के लेवल पे, इसके पीछे क्या होगा, ऑर्टिक हाइटस जहां पे पेनिट्रेट हो रहा है, ऑर्टा जहां पे पेनिट्रेट कर रही है उस हाइटस पे, तो वो किसके लेवल पे होगा, T12 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। अब बात करते हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या, T12, ए ऑर्टिक हाइटस की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, तो आपको ये चीज मेमोराइज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखें, कि स्ट्रक्चर्स पास आउट फ्रॉम द ऑर्टिक हाइटस, स्ट्रक्चर्स पास आउट फ्रॉम द ऑर्टिक हाइटस। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पास आउट होंगी, इससे याद रखने का तरीका, आटा, कैसे याद रखोगे इसको, आटे से, ATA, A फॉर ऑर्टा, T फॉर थोरेसिक डक्ट, और A फॉर एजाइगस वेन, मतलब ये जो ऑर्टिक हाइटस है, इस ऑर्टिक हाइटस से क्या क्या पास आउट हो रहा है, एक तो एजाइगस वेन, एक थोरेसिक डक्ट और एक खुद ऑर्टा। क्या क्या पास आउट हो रहा है, एक तो खुद ऑर्टा, एक थोरेसिक डक्ट और एक अजाइगस वेन। याद करने का तरीका, आटा,
ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये स्ट्रक्चर्स इस ओपनिंग से पास आउट हो रहे हैं। थोरेसिक डक्ट क्या है? थोरेसिक डक्ट वो डक्ट है जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो लिम्फ है उसको लेके आती है और लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन के अंदर ड्रेन कर देती है, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अजाइगस वेन क्या है? अजाइगस वेन जो लंग्स के अंदर जो वीनस ड्रेनेज होता है वो कौन सी वेन से होता है? अजाइगस वेन से होता है। आई होप तो इसको याद करने का तरीका क्या है? आटा, ए फॉर आटा, टी फॉर थोरेसिक डक्ट, ए फॉर अजाइगस वेन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखें कि ये जो आटा है ये यहां से ही क्यों निकला, मसल से क्यों राइज नहीं हुआ, डायफ्राम से क्यों राइज नहीं हुआ, ये इसके पीछे से पोस्टीरियर से ही क्यों निकल रहा है? वापस देखो इस मॉडल के अंदर कि ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम के जस्ट पोस्टीरियर साइड से ही ओर्टा क्यों निकल रहा है? इस डायफ्राम के पोस्टीरियर साइड से ही ओर्टा क्यों पेनिट्रेट कर रहा है? आगे से क्यों नहीं कर रहा? आगे से क्यों नहीं कर रहा? मसल से क्यों नहीं कर रहा? कि पोस्टीरियर साइड से क्यों कर रहा है? क्योंकि सेम रीजन है इंफीरियर वेना के वजह से। कैसे? कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब डायफ्राम क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मसल है जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो ओर्टा भी क्या, अगर ओर्टा इस मसल पार्ट में होता, सपोज करो कि यहां होता, सपोज करो कि ओर्टा यहां होता, या सपोज करो कि ओर्टा यहां होता, मस्कुलर पार्ट में होता फॉर एग्जांपल, तो क्या होता कि ओर्टा जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता तो ओर्टा भी कैसा हो जाता? कंप्रेस्ड हो जाता। ओर्टा कैसा हो जाता? कंप्रेस्ड हो जाता। और ओर्टा यदि कंप्रेस हो जाएगा तो जो ब्लड वेसल, जो ब्लड सप्लाई होगी, जो ब्लड सप्लाई होगी वो कैसी हो जाएगी? डेफिशिएंट हो जाएगी। भाई बॉडी को जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो कौन कर रही है? ओर्टा कर रही है। और यदि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ओर्टा कैसा होता? अगर मस्कुलर पार्ट से निकलता तो कैसा हो जाता? कंप्रेस्ड हो जाता। मस्कुलर पार्ट से निकलता तो कैसा हो जाता? कंप्रेस्ड हो जाता। और कंप्रेस्ड यदि हो जाता तो ब्लड सप्लाई कैसी हो जाती? डेफिशिएंट हो जाती। बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, क्योंकि बार बार होता वो तो डायफ्राम, तो जितनी बार सांस लोगे उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन होगा। तो बार बार ओर्टा यदि ऐसे होने लग जाए तो ब्लड सप्लाई कैसी हो जाएगी? डेफिशिएंट हो जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जो ओर्टा है वो मस्कुलर पार्ट में होकर ना होकर के कहाँ है? उसके पीछे। और कौन कौन सी चीजें वहां से निकल रही है? ओर्टा, थोरेसिक डक्ट और अजाइगस वेन। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा मैं और समराइज कर दूं कि जो ओपनिंग्स होगी, जो अपेर्चर्स होंगे, जो अपेर्चर्स होंगे उसको याद करने का तरीका क्या है? वीना कावा, जो वीना केवल फोरामेन होगा, वीना केवल फोरामेन, वीना केवल फोरामेन, उसको याद करने का तरीका क्या है? VENACAVA। एल इंक्लूड नहीं करेंगे, एल इंक्लूड नहीं करेंगे। वीना कावा से याद रखना है आपको, VENACAVA। तो कौन से लेवल पे होगा? T8 लेवल पे होगा। और इससे क्या क्या चीजें निकलेगी? एक तो इंफीरियर वीना कावा और राइट फ्रीनिक नर्व। ठीक है, राइट फ्रीनिक नर्व, ये बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी ओपनिंग कौन सी है? ईसोफेजियल हाइटस, ओइसोफेजियल हाइटस। ओइसोफेजियल हाइटस को कैसे रिमेंबर करेंगे कि कौन से लेवल पे है? OESOPHAGUS। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कौन से लेवल पे होगी? T10 लेवल पे होगी। और तीसरा है, अच्छा इससे निकलेगी क्या क्या? एक तो ईसोफेगस निकलेगा, एक तो खुद ईसोफेगस निकलेगा, और क्या क्या निकलेगा? दूसरी चीज क्या बताई थी? वेगल ट्रंक। क्या बताई थी? वेगल ट्रंक। क्या बताई थी? वेगल ट्रंक। और तीसरी चीज क्या बताया मैंने आपको? ऑर्टिक हाइटस। तो ऑर्टिक हाइटस को याद करने का तरीका AORTICHIATUS।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किस लेवल पे होगी ये? T12 लेवल पे होगी। और यहाँ से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास आउट होंगे? एक तो ऑर्टा होगा, ये विजिबल है, ये विजिबल है, एक तो ऑर्टा होगा, और नेक्स्ट क्या होगा? क्या बताया अभी मैंने? थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट और अजाइगस, अजाइगस वेन, अजाइगस वेन। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज हमने क्या बात करी? हमने बात करी डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलो एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक है। और दूसरी क्या बात करी कि उसके अंदर दो डोम होते हैं, एक तो राइट डोम और एक लेफ्ट डोम होता है। राइट डोम स्लाइटली अपवर्ड्स होता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर इंफीरियर टू इट, एंड लेफ्ट डोम क्या होता है? थोड़ा सा सप्रेस्ड होता है, स्लाइटली डाउन होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द हार्ट। कि जैसे ये डायफ्राम है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको डिलीट करूं, कि सपोज कीजिए कि डायफ्राम है, तो डायफ्राम का जो लेफ्ट डोम होगा ये राइट डोम होगा और ये लेफ्ट डोम होगा। तो लेफ्ट डोम नीचे की तरफ क्यों होता है? क्योंकि हार्ट क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और हार्ट के वेट की वजह से ये क्या होता है? नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होता है, डिप्रेस्ड होता है। और ये राइट साइड क्या होता है? इसका एलिवेटेड होता है। राइट साइड के ऊपर वाले पार्ट को अपन जो कॉन्वेक्सिटी है उसको क्या बोलते हैं? क्यूपोले। चाहे से वो लेफ्ट हो चाहे से वो राइट हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? क्यूपोले, ठीक है। और लेफ्ट डोम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? फंडस ऑफ द स्टमक, फंडस ऑफ द स्टमक प्रेजेंट होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर हमने बात करी इसके ओरिजिन के बारे में कि इसके 3 ओरिजिन होते हैं। कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? एक तो कौन सा पार्ट था? एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा पार्ट था कोस्टल पार्ट, और तीसरा पार्ट था इसका लंबर पार्ट। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वहाँ से जिफॉइड प्रोसेस से ये ओरिजिनेट करता है। दूसरा पार्ट था इसका कोस्टल पार्ट। तो कोस्टल पार्ट से कहाँ से ओरिजिनेट करता है ये? एक तो 7th 8th और 9th की तो कोस्टल कार्टिलेज, और 10th 11th 12th की रिब से ये ओरिजिनेट करता है। और तीसरा पार्ट क्या बताया मैंने? इसका लंबर पार्ट। लंबर पार्ट में 2 जगह से इसका ओरिजिन होता है। ये डायरेक्टली मसल से ओरिजिनेट ना हो करके क्या होता है? यहाँ पे टेंडन से अटैच होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। देखें कि राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और ये लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। जो राइट क्रस होगा वो L3 से, L2 से और L1 से ओरिजिनेट होगा, और जबकि लेफ्ट क्रस होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? ओनली L2 तक ही एक्सटेंड करेगा। फिर उसके बाद हमने बात करी आर्क्यूएट लिगामेंट्स के बारे में कि जब राइट क्रस और लेफ्ट क्रस के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन, MEDIAN, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। और फिर हमने बात करी मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट की। जो मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट होता है वो L1 वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच्ड होता है। किससे? कि सपोज कीजिए कि L1 वर्टिब्रा है और इस L1 वर्टिब्रा की इस ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या करेगा? इस L1 वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस से मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, मीडियल MEDIAL, ये तो मीडियन था, ये मीडियल है। मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट से, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट इसके L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से, ये क्या है? इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस से इससे अटैच होगा। जो मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट होगा उसके नीचे से जो मसल होगी सोआस मेजर निकलेगी। कौन सी मसल थी? सोआस मेजर, सोआस मेजर निकलेगी। और जो लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट था उसके नीचे से उसके अक्रॉस कौन सी मसल निकलेगी? क्वाड्रेटस लंबोरम निकलेगी। अब बात करें लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट की, तो लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट होगा वह भी L1 के ही ट्रांसवर्स प्रोसेस से ही जुड़ा होगा, और इधर से लेटरल से कहाँ से जुड़ा होगा? मीडियली तो वह L1 के ट्रांसफर प्रोसेस से ओरिजिनेट होगा, और लेटरली उसके 12th रिब से ये ओरिजिनेट होगा। कहाँ से अटैच होगा? 12th रिब से। मतलब कि ये तो ट्रांसफर प्रोसेस है, ये वाला पोर्शन लेटरल पोर्शन क्या होगा? उसके ट्रांसफर्स प्रोसेस से, उसके 12th रिब से वह अटैच होगा। आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर उसके बाद हमने क्या बात करी कि लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट के नीचे से कौन सी मसल क्रॉस होती है? क्वाड्रेटस लंबोरम। फिर उसके बाद आपने बात करी कि इसकी ओपनिंग्स के बारे में। तो ओपनिंग्स के बारे में हमने क्या कहा कि ये सेंट्रल टेंडन होता है, सेंट्रल टेंडन पे इसका
ओरिजिनेशन इंसर्शन होता है सेंट्रल टेंडन पे, सारी मसल सर्कमफ्रेंशियल मैनर में इसमें इंसर्ट करती है। और इंसर्ट करने के बाद फिर हमने बात करी उसके अपेर्चर्स के बारे में। अपेर्चर्स मतलब होता है क्या, ओपनिंग के बारे में। तो ओपनिंग में हमने बात करी कि वीना केवल फोरामेन होता है जो कि T8, रिमेंबर मार्क माय वर्ड्स, T8 लेवल पे वह ओपन होता है। और वहाँ से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पास आउट होती है, इंफीरियर वीना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व। फिर हमने बात, अच्छा ये सेंट्रल टेंडन पे क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रल टेंडन की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेच नहीं करता। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई लेकिन टेंडन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यदि टेंडन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो इंफीरियर वेना केवा की जो ब्लड होता उसके अंदर डिऑक्सीनेटेड ब्लड, वो राइट एट्रियम में पहुंचने में वह असमर्थ होता, इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस्ड हो जाती। इस वजह से सेंट्रल टेंडन में ये प्रेजेंट होता है। फिर हमने बात करी क्या, सेकंड ईसोफेजियल हाइटस। तो ईसोफेजियल हाइटस मस्कुलर स्ट्रक्चर में होता है। वह मस्कुलर में क्यों होता है, क्योंकि मसल जब कंप्रेस होती है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ईसोफेगस भी क्या है, कंप्रेस हो जाता है ताकि हाइटल हर्निया के चांसेस ना हो। फिर उसके बाद हमने बात करी क्या, ऑर्टिक हाइटस के बारे में। अच्छा, ईसोफेजियल हाइटस T10 लेवल पे होता है जबकि ऑर्टिक हाइटस T12 लेवल पे होता है। कौन सा लेवल पे, T12 लेवल पे होता है। ऑर्टिक हाइटस जो होगा वहाँ से तीन चीज़ें निकलेंगी, एक तो खुद ऑर्टा, नेक्स्ट चीज़ क्या निकलेगी वहाँ से, क्या पास आउट होगा, एजाइगस वेन, और T से थोरेसिक डक्ट। याद करने का तरीका, आटा, A फॉर ऑर्टा, T फॉर थोरेसिक डक्ट और A फॉर अजाइगस वेन। थोरेसिक डक्ट क्या है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से लिम्फ को लेके आती है और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के अंदर एंटर करवाती है। और फिर तीसरी चीज़ क्या, एजाइगस वेन। एजाइगस वेन क्या है, लंग्स की जो वीनस ड्रेनेज होता है, वह लंग्स का जो वीनस ड्रेनेज होता है वो किससे होता है, एजाइगस वेन से होता है। और एजाइगस वेन सुपीरियर वीना केवा को इंफीरियर वीना केवा से क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर उसके बाद हमने बात करी क्या, इसके लेवल के बारे में। तो ये T12 लेवल पे होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी माइनर ओपनिंग्स की, इसकी ब्लड सप्लाई की, इसकी वीनस ड्रेनेज की, नर्व सप्लाई की और इसके एक्शंस की। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली शेयर इट टू द नीडी वंस। थैंक यू, नमस्कार।